क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस युद्ध में अच्छी नस्ल के घोड़े मयूर सिंहासन, जिसको बोला जाता है तख्ते ताउस, और कोहिनूर हीरा भारत से छिन गया था? बताइए, चार ऑप्शन है, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? किस युद्ध में हुआ था ऐसा, और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए, 24 फरवरी 24 फरवरी 1739 में एक युद्ध हुआ था नादिर शाह और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के बीच, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो जो था बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध, करनाल के युद्ध में अच्छी नस्ल के घोड़े मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से छिन गया, क्योंकि नादिर शाह जीत गया था और मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध में परास्त हो गया था। तो वो छीन कर ले गया मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, बहुमूल्य कोहिनूर हीरा, और साथ ही अच्छी नस्ल के घोड़े भी, और ढेर सारा सोना। तो देखिए, 24 फरवरी 1739 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला भी कहा जाता था, और नादिर शाह के बीच करनाल में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला परास्त हुआ, जिस कारण भारत से अच्छी नस्ल के घोड़े मयूर सिंहासन और बहुमूल्य हीरा, जिसका नाम था कोहिनूर, वो छीन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के इन द्वीपों का घटता हुआ क्रम कौन सा सही है? मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले, और जिसका एरिया सबसे बाद होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे बाद में। तो क्या है इसका उत्तर? देखिए, सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, उसके बाद आएगा न्यू गुएना, उसके बाद है बोर्नियो, और मेडागास्कर है यहाँ पर सबसे छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गुएना, उसके बाद बोर्नियो, और फिर तीसरे स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर आएगा मेडागास्कर, सबसे छोटा है इनमें। मेडागास्कर सभी को पता होगा, इंडियन ओशियन में है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि विश्व मानचित्र पर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिणतम होगा? इनमें से कौन है सबसे दक्षिणतम? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली और सेशेल्स। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए या ज्योग्राफी के लिए इंडिया का मैप तो आपको पूरा दिमाग में आपका रटा होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा सिटी कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर में है। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, और बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर, ऊपर का हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। अब देखिए, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है न्यूजीलैंड। लेकिन जब ऊपर से आते हैं तो यहाँ से साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। साउथ अमेरिका जब ऊपर से शुरू हो जाता है तो यहाँ है, यहाँ ऊपर से फैला हुआ है नीचे तक चिली, और इतना फैला हुआ है कि सबसे नीचे तक जाता है। मतलब अर्जेंटीना यहाँ पर है, अर्जेंटीना भी है नीचे तक, लेकिन चिली क्या है, चिली का एरिया इतना नीचे है कि वो नीचे से इसको कवर कर लेता है, और न्यूजीलैंड यहीं रह जाता है। बाकी सेशेल्स जो है, मेडागास्कर यहाँ पर है, सेशेल्स यहाँ पर है। यानी अगर ऊपर से हम आएँ तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? सबसे ऊपर सेशेल्स मिलेगा। फिर अगर देखा जाए तो दक्षिणतम सबसे क्या होगा? नीचे, सबसे नीचे चिली है, सबसे नीचे चिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और सबसे उत्तर में अगर पूछा जाए तो ऊपर सेशेल्स है, सेशेल्स के नीचे है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से और नीचे हो जाएगा अर्जेंटीना, और सबसे नीचे हो जाएगा चिली। दक्षिणतम सबसे नीचे चिली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। देखिए, ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस में गमन करती है। तो द्रव का मतलब क्या गया? प्रशांत महासागर में जल है तो द्रव, या अटलांटिक महासागर में, तो इनमें तो गमन कर सकती है, तो इनमें तो कर सकती है। अब ठोस, कांच ठोस है, इसमें भी कर सकती है। निर्वात में नहीं कर सकती, निर्वात या वैक्यूम में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती। प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे तीव्र गति से गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है? बताइए इनमें से भारतीय पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है? देखिए, उसी को कहा जाता है जिसको कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा का जनक, और जिसके शासनकाल में जमींदारी व्यवस्था आई थी। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक और जमींदारी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यहाँ जो लॉर्ड रिपन है उसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, याद रखना। बहुत पूछते हैं ये प्रश्न कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है, तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद हैं? इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद हैं? भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद हैं। केंद्र सरकार के मंत्रीगण, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राज्यपाल तो है ही है, राज्यपाल तो है ही है राज्यों के। और प्रधानमंत्री भी, बहुत सारे स्टूडेंट प्रधानमंत्री में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं माइंड में, लेकिन प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद नहीं है। देखिए, प्रसाद का आसान सा मतलब है कि लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया हटाने के लिए, फिर राज्यसभा ने पारित किया, उसके बाद दोनों ने कर दिया, राष्ट्रपति के पास आ गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, साइन कर दिया अपने, और ये है वो
सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन ये तो प्रसाद यंत्र हो गया, और कभी कभी तो जैसे राज्यपाल को तो सीधे राष्ट्रपति हटा देते हैं। लेकिन अगर इन 3 प्रोसेस के बाद भी, संसद के 3 अंग है ना ये, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 के बाद भी, तीनों से पास हो गया बिल, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करती है, जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया, या महान्यायवादी हो गया, तो ये जो हैं वो प्रसाद पर्यंत नहीं आते। तो ये 4, कम से कम 4 को तो याद रखिए, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्यों का राज्यपाल और महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ज्वालामुखी जब प्रस्फुटन होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है उसका लावा नीचे से बाहर, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसें उसके साथ निकलती हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है तो लावा निकलता है, राख निकलती है, और उसके साथ साथ निकलती हैं ढेर सारी गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, और कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई इत्यादि। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न पीसीएससी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। और खिज्र खां किसका है? संयद वंश का। खिज्र खां किसका संस्थापक है? संयद वंश का। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक लिखी है जो सातवाहन वंश से संबंध रखता है, याद रखना। दक्षिण भारत में था ये वंश। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं पीसीएससी परीक्षाओं में उपाधियाँ। गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी गाजी मलिक की उपाधि। जूनागढ़ अभिलेख से किसका संबंध है? जूनागढ़ अभिलेख से संबंध है किसका? रुद्रदामन प्रथम का। रुद्रदामन प्रथम का संबंध है जूनागढ़ अभिलेख से या शिलालेख से। और राजा खारवेल का संबंध है हाथी गुफा शिलालेख से। हाथी गुफा से राजा खारवेल का है। और समुद्रगुप्त से है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त से है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है जोड़े मिलाने के लिए, याद रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। 2 प्रकार के घटक कौन कौन से घटक? जैविक घटक और अजैविक घटक, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। इतनी बार बताया है, पूछ लिए जाते हैं ये। तो देखिए, इस तरह से याद रखिए, जिस चीज़ में भी जीवन है वो तो जैविक हो गई, और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक हो गई। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधों के अंदर जीवन है ना, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, तो पेड़ पौधे जैविक घटक के अंदर आएंगे। हिरण में, इसके अलावा खरगोश, शेर, चीते, हाथी, ये सब के सब क्या हैं? जैविक घटक हो गए। नीली हरी शैवाल भी जैविक घटक है, बैक्टीरिया घटक, ये सब जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक भी होते हैं उसी पारिस्थितिक तंत्र में। कौन कौन से होते हैं अजैविक घटक? अजैविक घटक कौन कौन सी है? तो जैविक घटक हो गया, इसलिए इनको क्रॉस कर दो, पूछा है अजैविक घटक, तो सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक हो गया। इसके बाद क्या है जिसमें जीवन नहीं है, मतलब वर्षा अजैविक घटक हो गया, मृदा अजैविक घटक है, और सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गई, मृदा हो गई, और क्या हो गई? स्थल आकृतियाँ हो गई। ये सब क्या हैं? ये हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। खराई ऊँट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खराई कैमल यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा गया प्रश्न है ये। खराई कैमल यह गुजरात के कच्छ में पाई जाने वाली अकेली एक ऐसी प्रजाति है ऊँट की जो तैर सकती है, मतलब तैरने वाली प्रजाति है। तैर सकता है ऊँट, करेक्ट है। यह आईयूसीएन की संकटग्रस्त लिस्ट में सूचीबद्ध है। इंडेंजर्ड है मतलब आईयूसीएन के अंदर, ये भी करेक्ट है। और यह शाकाहारी होता है और मैंग्रोव वनस्पति इस ऊँट का मुख्य आहार है। यह जंगली होता है इसलिए पालतू नहीं बनाया जा सकता। अब इन दोनों में से एक तो गलत है, कौन सा है वो? देखिए, शाकाहारी होता है और मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वो इस ऊँट का मुख्य आहार है, करेक्ट है। यह जंगली होता है लेकिन पालतू बनाया जा सकता है, गलत है। यह जंगली है लेकिन पालतू बनाया जा सकता है। कच्छ क्षेत्र में निवास करने वाले बहुत सारे लोग इसको पालते हैं, और जो इसकी जो प्रजातियाँ उनकी संख्या 6200 के लगभग बची है, इसलिए इसको इंडेंजर्ड की सूची में डाला है आईयूसीएन ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेली प्रजाति है ऊँट की भारत में जो तैर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईयूसीएन के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति का दर्जा कितनी संख्या के कम होने पर दिया जाता है? बात आती है आईयूसीएन की, तो इसका मुख्यालय जरूर याद रखना। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। देखिए, अब एक प्रश्न आया था, अगर आपने सुना हो एक्सप्लेनेशन, कि 6200 तक उसकी जो है प्रजातियाँ बची हैं इसलिए इंडेंजर्ड कर दिया है। अब 5000 से कम तो ज़्यादा कम हो गई, क्रिटिकल में आ जाएगा फिर तो 10,000 से अगर कम होती है ना, 10,000 तक ठीक है, 10,000 से अगर कम होती हैं, 9,000 हो गई, 9,500, 8,000, तो उसको इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त का दर्जा दे दिया जाता है आईयूसीएन के द्वारा किसी भी प्रजाति को, जीव जगत की। नंबर 14 है, एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने और होम रूल लीग शुरू कर दिया, करेक्ट है। सेंट्रल हिंदू स्कूल और बनारस में कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, ये भी करेक्ट है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रही थी। कलकत्ता अधिवेशन की रही थी, करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 3 ABC मतलब। और इनका कॉमन बिल याद रखिए, और न्यू इंडिया और कॉमन बिल का इन्होंने संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे, वे कौन? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? विद्वान हैं, राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, पेशे से वकील हैं। अगर क्लू नहीं मिला तो सबसे बड़ा क्लू है यहाँ पर, 1948 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये हैं आचार्य नरेंद्र देव। किसकी बात हो रही है? आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए। 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। सबसे बड़ा क्लू यही था। एक इम्पोर्टेंट, उन्होंने 1925 में काशी विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में भी नियुक्त हुए थे ये, और लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालयों के कुलपति बने। इंपॉर्टेंट होते हैं वे सभी प्रश्न महापुरुषों से संबंधित जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जैसे ये आचार्य नरेंद्र देव, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और 1916 से 1921 तक इसके अध्यक्ष रहे। इसके किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लीग का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने, लीग मतलब मुस्लिम लीग, इन्होंने 1937 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। सबसे बड़ा क्लू है ये। और 1938 से लेकर 43 तक बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। किसकी बात हो रही है? CR दास नहीं है, मोतीलाल नेहरू नहीं है, आनंद मोहन बोस नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा फजलुल हक, AK फजलुल हक। AK फजलुल हक 1937 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा मतलब यह है हमारी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींची जाए, यह 0 डिग्री अक्षांश, या इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ पर जितनी भी कंट्री आएंगी वो सबकी सब भूमध्य रेखा से गुजरने वाली कंट्री कहलाएंगी, या इनसे होकर, इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरेगी। विश्व के कुल 12 कंट्री हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इंडोनेशिया है, उनमें किरीबती है, केन्या है, अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना नीचे रह जाता है यहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में है अर्जेंटीना, और इससे सटा है नीचे तक यहाँ चिली। तो अर्जेंटीना से होकर कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा गुजरती है, इससे होकर मकर रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा नहीं गुजर पाती। और कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसको मकर रेखा 2 भागों में बांटती है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सेबी में 2 बार कन्फ्यूजन रहता है। 2 कन्फ्यूजन कौन से हैं? सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, 1988 में। लेकिन सेबी को स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया 12 अप्रैल 1992 को। सेबी को जो स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया वो बनाया गया 12 अप्रैल 1992 को। तो ये 2 याद रखना। तो सांविधिक, इसको संवैधानिक नहीं, सांविधिक दर्जा जो सेबी को मिला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, 1992 में इसको सांविधिक दर्जा मिला और 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। कन्फ्यूज़न मत होना। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखना, ये इक्वेटर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न और बहुत आसान भी, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसका आंसर। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तालचेर कहाँ स्थित है क्या ये और कहाँ स्थित है? देखिए, तालचेर में कोयले की खान है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो वर्तमान में CM हैं वो हैं नवीन पटनायक। याद रखना। और उड़ीसा में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21, और जो राज्यसभा सीटें हैं उड़ीसा में वो हैं 10, और ज़िले हैं उड़ीसा में 30। याद रखिएगा।